हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूं आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 19 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। और ये पूरी की पूरी करंट अफेयर्स जो मैं आपके लिए बता रही हूं, ये आपके अपकमिंग यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे वो प्री का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेन्स का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो दौर हो आपके इंटरव्यू का। सो डिपेंड अपॉन यू कि आप कितनी तरीके से पढ़ाई करते हैं और आप इंटरव्यू के लेवल तक पहुंचते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है, इस पूरी की पूरी करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे वीडियो पे, आपका जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहां पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। आप उस लिंक को, उस चैनल को ज्वाइन करके वहां पे उपलब्ध होने वाली सारी की सारी पीडीएफ जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो भाई, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। आपसे बोला जा रहा है आपके पहले क्वेश्चन में कि त्रिमेरे सुरुस सालाजार, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, यह क्या है? यह है एक कोरोना के लिए टीका है, सरीसृप की एक किस्म है, चावल की एक किस्म है, या एक वायरस है। तो भाई आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, या आप अपने आप से देखोगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा कि मैम तो पहले ही आंसर कर देती हैं। भाई देखिए कि अगर मैं बात करूं कि हाल ही में सांपों की एक नई प्रजाति त्रिमेरेसुरुस सालाजार, जो कि सरीसृप की 5वीं प्रजाति है, ठीक है। सरीसृप यानी कि जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं उनकी 5वीं प्रजाति है, उसको अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका याद रखना कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या किया है, खोजा है। अब आपको इसके साथ साथ में मैं और भी न्यूज बता सकती हूँ कि ग्रीन पिट वाइपर, ठीक है, ये ग्रीन पिट वाइपर है त्रिमेरे सुरुस सालाजार ट्राइमेरासुरुस लेसेपार्डे वर्ग से संबंधित है, जिसमें जहरीले नागों के साथ साथ पारिस्थितिकी रूप से विविध प्रजातियां शामिल हैं। आपको बता दूं कि पिट वाइपर, आपको पिट वाइपर का अभी मैं इमेज भी दिखाऊंगी कि अत्यधिक ही विषैले सांप होते हैं, जिन्हें आंख एवं नासिका के बीच हीट सेंसिंग पिट के द्वारा या अंगों के द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। देन इसके बारे में आपको और चीजें बता देती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले ग्रीन पिट वाइपर का काल्पनिक काम हैरी पॉटर से जुड़ा हुआ है। देन आपको बताऊं कि इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो त्रिमेरेसुरुस सालाजार स्लीथेरिन के नाम से प्रेरित है, जो जेके राउलिंग की काल्पनिक हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी के साथ के संस्थापक हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश के केसांग जिले के पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। अगर आपको याद हो तो मैं पकई है या पक्कुई बोलते हैं इसको, डिपेंड करता है आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। पकुई केसांग जिले के पकुई टाइगर रिजर्व में इसको खोजा गया है। आपको बता दूं कि नई प्रजाति में 3 अन्य पिट वाइपर प्रजातियों के समान शल्क भी पाए गए हैं। लाइक आपकी जो पहली है उसमें आपका है क्या, त्रिमेरेसुरुस सेप्टनाइट्रोनलेस, ठीक है। सेकंड है त्रिमेरेसुरुस इंसुलारिस क्रेमर, और तीसरा है त्रिमेरेसुरुस अल्बोलाब्रिस, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो हैं आपके याद करने हैं आपको। देन ये रहा आपका त्रिमेरेसुरुस सालाजार, इसको देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का आपका पिट वाइपर है। देन आपका जो दूसरा प्रश्न है आपसे इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आई होप कि आप लोग करंट अफेयर से बहुत ही ज्यादा अवगत रहते होंगे, अपडेट रहते होंगे। ऑप्शंस में आपके दिया हुआ है विराट कोहली, पीवी सिंधु, विश्वनाथन आनंद एंड पुलेला गोपीचंद। सो मुझे पता है आंसर, बट मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद, ठीक है, इनको विश्व वन्यजीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व वन्यजीव कोष भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इसी अवसर पर इनको क्या किया गया है, राजदूत एम्बेसडर घोषित किया गया है। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 1976 में, ये ही ईयर है जब इबोला वायरस आपके सामने आया था, में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया NCI की पहल के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण विचारकों, समस्या के समाधान और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार करना है। देन आगे बढ़ लेते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि यह एक 3 रास्ता, ठीक है, 3 रास्ता रणनीति दृष्टिकोण, अर्थात पर्यावरण जागरूकता और ज्ञान का निर्माण, आवश्यक क्षमता और कौशल विकसित करना और संरक्षण और स्थिरता के लिए कार्यवाही सक्षम करना, इसमें काम करता है। आपको बताऊं कि वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम भारत भर के 16 राज्यों में 5 शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं, जो देश भर के 2000 से अधिक स्कूलों में संचालित हैं, जिसमें 5 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल हैं। ये चीजें आपको याद करनी होंगी। देन ये आपको पता ही है कि विश्वनाथन आनंद है, इनको आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, एंड चैंपियनशिप तो है ही या चैंपियन है ही। देन आपको बता देती हूँ वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में। सो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में हुई थी।
इसका जो मुख्यालय है वो वाउथ स्विट्जरलैंड में स्थापित है। 27 नवंबर 1969 को WWF इंडिया चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। सो आप इसको देख सकते हो, और अगर आपको इसका लोगो देखना है तो आपके लिए ये लोगो भी यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप इसको यहाँ से भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। देन आपका आया नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ मैं, आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन गणेशेखरन सत्यन को पछाड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की नवीनतम रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पाने वाले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? ए हरमीत देसाई, बी मानव ठक्कर, सी अंचत शरद कमल और डी है आपके सौम्यजीत घोष। मुझे आंसर पता है, आप देख लीजिए कि सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अंचत शरद कमल जो हैं वो आपके गणशेखरन सत्यन को पछाड़ते हुए आगे बढ़ गए हैं। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF की 16 अप्रैल 2020 को जारी सीनियर पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग में गणेशेखरन सत्यन को पीछे करते हुए भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 7 पायदान की छलांग लगाकर 31वां स्थान हासिल किया है। शरद ने पिछले ही महीने ओमान ओपन में खिताब हासिल किया था, जो उनका पिछले 10 साल में पहला ITTF का खिताब था। आपको बताऊं कि सत्यन एक स्थान खिसककर 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं। शरद के 6060 अंक या 6460 अंक और सत्यन के 6335 अंक हैं। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की रैंकिंग में मनिका बत्रा 63वें स्थान पर है, जबकि सुतीर्था मुखर्जी पहली बार शीर्ष 100 में प्रवेश करने में सफल रही हैं। उन्होंने 14 पायदान के फायदे के साथ में 95वें स्थान को क्या किया है, हासिल किया है या प्राप्त किया है। सो ये हैं आपके अंचत शरद कमल। देन इनको भी देख लीजिए। गेम्स में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, स्पेशली गर्ल्स, आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, बट आप इनको भी देख करके थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट ये आप देख लीजिए, यहाँ पे टेबल टेनिस महासंघ के बारे में, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लौसाने स्विट्जरलैंड में स्थापित है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस वेइकर्ट हैं। स्थापना इसकी 1926 में हुई थी। अब आप कैसे याद करोगे, तो 1926 के जो ये ईयर है, नौजवान सभा के बारे में आपको पता होगा, इनसे रिलेट करके अगर आप याद करोगे चीज़ों को तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देन भाई ये है आपका क्या, ITTF.com का लोगो। देन आगे बढ़ते हैं, आपसे बोला जा रहा है आपके प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक है? कृष्ण स्वामी V, के खंडेलवाल, अभय कुमार एंड सुसान निनान। ठीक, सो इसके बारे में अगर आप देखोगे तो कृष्ण स्वामी V के द्वारा लिखित शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक को कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच हार्पर कोलिन ने अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ अन्य 2 पुस्तकों के साथ में प्रकाशित कर दिया है। आपको बताऊं कि शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु दुनिया के बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक की कहानी बताती है। यह जीवनी सिकंदराबाद के उपनिवेश में रहने वाली या उपनिवेश में रहने के दौरान के उनके जीवन को बताते हैं, जब वह P गोपीचंद की एकेडमी तक जाने के लिए 40 किलोमीटर की ट्रेन की यात्रा करती थी। आपको बता दूं कि PV सिंधु ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें ओलंपिक है, एशियाई खेल हैं और राष्ट्रीय खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा 4 विश्व चैंपियनशिप पदक भी शामिल है। तो इतनी सारी चीज़ों को इस बुक में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है आपकी कृष्ण स्वामी V के द्वारा। देन देख लीजिए इसके बारे में और भी चीज़ें जो आप, अगर मैं कृष्ण स्वामी V के बारे में बताऊं तो वह एक आपके खेल पत्रकार हैं जिन्होंने बैडमिंटन के साथ ओलंपिक खेलों और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को कवर किया है। वह सचिन 100 नाउ के लेखक भी हैं, नाउ। ठीक है, देन आपको बता दूं कि हार्पर कोलिन द्वारा प्रकाशित अन्य 2 पुस्तकों में तस्लीमा नसरीन, इनको भी आप लोग जानते होंगे, द्वारा शेमलेस शामिल है। शेमलेस के बारे में भी आप देख लीजिए कि शेमलेस पुस्तिका अगर आपसे पूछा जाए कि किसने लिखी है तो तस्लीमा नसरीन की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पुस्तक का अनुवाद बंगाली से अरुणव सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आपको बताऊं कि जो तीसरी पुस्तक है आपकी इसी सीरीज में वो ओम स्वामी के द्वारा लिखित है, द बिग क्वेश्चन ऑफ लाइफ, जो स्मरणीय सोच के आधार पर आत्म मार्ग को दिखाता हुआ आपका क्या है, एक पुस्तक है। देन आपको ये देख ही रही होगी कि कवर है आपकी पुस्तक का, PV सिंधु की स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु V कृष्ण स्वामी। सो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हो तो इनको देख करके ही आप काफ़ी चीज़ को देख सकते हो, समझ सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप अपडेट रहोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको बता दूं हार्पर कॉलिन्स इंडिया के बारे में। सो हार्पर कॉलिन्स इंडिया हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स की सहायक कंपनी है। हार्पर कॉलिन्स इंडिया के लेखकों में मैन बुकर पुरस्कार, DSC पुरस्कार, न्यू इंडिया फाउंडेशन पुरस्कार,
अट्टा गलाटा पुरस्कार, शक्ति भट्ट पुरस्कार, पब्लिशिंग नेक्स्ट पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार और क्रॉसवर्ड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बुक सहित पुरस्कार सहित लगभग हर बड़े साहित्यिक पुरस्कार जीते हैं। आपको बता दूं कि हार्पर कॉलिंग इंडिया एकमात्र प्रकाशक है जिसे 3 बार पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2015 में पब्लिशिंग, आपको बता दूं पब्लिशिंग नेक्स्ट में, और 2016 और 2018 में टाटा लिटरेचर लाइव में। इसका जो हेडक्वार्टर है, वो मुख्यालय है, वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एंड इसके संपादक जो है, इस कमीशन के आयोग के जो एडिटर हैं, उनका नाम है अनन्या बोर्गोहेम। तो आप इधर देख सकते हैं इसका लोगो भी हार्पर कॉलिंस का, अगर नहीं पता है तो इससे भी अवेयर हो जाइए आप। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सो भाई आपका एसएस कोरोना दिल्ली राज्य ने लॉन्च किया है। देख लेंगे भाई आगे इसके बारे में कि दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसके पहले शील्ड कार्यक्रम जो था वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा था। तो ये चीजें आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए कि शील्ड दिल्ली के सरकार के द्वारा था, एंड एसएस भी है, एसएस कोरोना भी दिल्ली सरकार के द्वारा है, और अन्य सरकारों के, राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं रिगार्डिंग कोविड-19, उनको भी आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए एक ऐप जिसका नाम है एसएस कोरोना का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, एडवाइस किया है। आपको बता दूं कि इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करने में मदद मिलेगी, और जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता भी मिल सकती है या मिलेगी। आपको बता दूं कि इस ऐप के माध्यम से एकत्रित जो डेटा होगा उसको तत्काल सर्वर पर अपलोड करके तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। आपको बताऊं कि मोबाइल एप्लीकेशन एसएस कोरोना को बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में यही सारी घटनाएं, अब खबरें बहुत सारी आ रही हैं कि वो सारे के सारे डॉक्टर्स जो कोविड-19 जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन सारे के सारे कोविड-19 के साथ में खुद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी रेशो बढ़ गया है। सारे के सारे पुलिसकर्मी जो अपनी दिन रात हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए, आप बोलोगे हमारी सेफ्टी के लिए अपनी डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोगों को भी बहुत ज़्यादा संदेह और खतरा है कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं ड्यू टू बहुत ज़्यादा संपर्क में रहने की वजह से। तो इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि आप इससे अवेयर रहिए, आप दूसरों की जो बलिदान है, दूसरों का जो सेक्रीफाइस है उसको व्यर्थ मत करें, और आप अच्छी तरीके से अपने अपने घरों में रहें। देन इसी तरीके से इसी एप्लीकेशन का यूज़ किया जाएगा। आपको बता दूं नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपको, और उसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक कर्मियों को प्रति माह 10,000 रुपए देने का निर्णय किया। अब ये खुशखबरी सुनने की खुशी बड़ी आ गई है आप लोगों को कि जो कोरोना रोगियों के उपचार में लगे जो व्यक्ति हैं, तो मुझे भी लगता है कि भाई अच्छी बात है। ऑप्शन में है आपका बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी सीधे कोरोना रोगियों के इलाज में लगे हुए हैं उन्हें मानदेय के रूप में प्रति माह 10,000 रुपए की सेवा राशि दी जाएगी। यदि कोरोना के मरीजों की सेवा में लगे अन्य विभागों के कर्मचारी भी संक्रमित होते हैं, इनकेस वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उन्हें भी सेवा राशि के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। खैर यहाँ पे आपका 10,000 से ज्यादा जीवन है, बट कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स। सो राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1360 तक पहुंच गई है। अब तक 69 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि 68 ठीक भी हो चुके हैं। तो ये काफी अच्छी न्यूज है कि 68 ठीक हो चुके हैं। देन आपको बता दूं कि इंदौर में 892 और भोपाल में 197 मरीज है। राज्य में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तेजी से वो बढ़ रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताऊं, इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है। इसमें करीबन 52 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले हैं। आपको यूपी के बारे में सबसे बड़ा पता होना चाहिए। इंदौर इंडिया का सबसे ज्यादा साफ शहर भी है, और इसके साथ साथ में इंदौर सबसे बड़ा शहर भी है। कहाँ का? आपके मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, एंड इसके जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन है। आपको बता दूं कि यहाँ के जो नेशनल पार्क है जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उन नेशनल पार्क्स में आपके बांधवगढ़ है, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, कानाकिसरी राष्ट्रीय उद्यान है, माधव है, पन्ना है, पेंच है, संजय है एंड सतपुरा है। और आपको बता दूं कि नेशनल पार्क जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में होगा या ये सिर्फ आपका एमपी में होगा, या आपका एमपी से बाहर निकल के महाराष्ट्र में भी कुछ आपके नेशनल पार्क्स क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो आप उसको भी समझ सकते हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज की मंडियों तक पहुंचाने के लिए या उसमें मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन इसको शुरू किया है? कृषि सेवा
किसान सेवा, कृषि रथ या किसान रथ। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 17 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कृषि रथ एप्लीकेशन लॉन्च की है। अब आपको बता दूं कि किसानों के पास में मोबाइल भी होने चाहिए, इन एप्लीकेशन का उनको किस तरीके से यूज करना है वो भी पता होना चाहिए। खैर, किसानों को कृषि उत्पादों की मात्रा को पोस्ट कराना होगा जिसे वे परिवहन कराना चाहते हैं, या पोस्ट करने के बाद उसे लोड के लिए ट्रक और मूल्य बोली की उपलब्धता मिलेगी। खैर, आपको बता दूं कि एक बार जब किसान पुष्टि करता है तो उसे ट्रांसपोर्ट का विवरण मिल जाएगा, फिर वह सीधे उसके साथ जुड़ सकता है और उसकी कीमतों के लिए बातचीत भी कर सकता है। यह भी बहुत अच्छी चीज है। किसान पोस्ट की या किसान द्वारा पोस्ट की गई लोड उपलब्धता व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को दोनों को दिखाई देगी। आपको बता दूं कि व्यापारी एप्लीकेशन से कृषि उपज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न किसानों द्वारा पोस्ट किए गए लोड को समेकित कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे कोई या कई किसानों से माल एकत्रित करने के लिए ट्रकों की व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं। वर्तमान में करीबन 5.7 लाख ट्रकों को सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड कर लिया गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक वैज्ञानिक टीम ने केपलर 1649c नामक एक पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की। एक्सोप्लैनेट यानी कि आपका प्लैनेट के बाहर का। नासा ने, जाक्सा ने, स्पेसएक्स ने या इसरो ने, सभी का नाम आपने सुना होगा। खैर, अमेरिकी यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य की या संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा के वैज्ञानिकों के एक दल ने केपलर 1649c नामक एक पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जो अपने लाल बौने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है, जहां एक चट्टानी ग्रह तरल पानी का समर्थन कर सकता है। केपलर से पुरानी टिप्पणियों को देखने के दौरान वैज्ञानिकों ने केपलर 1649c नामक इस ग्रह की खोज की, जिसे एजेंसी ने 2018 में सेवानिवृत्त किया था। यह ग्रह पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी से केवल 1.06 गुना बड़ा है। इसका अनुमानित तापमान पृथ्वी के समान है और इसलिए यह सूर्य से 75% ऊर्जा लेता है, जैसा कि हमारा ग्रह करता है यानी कि पृथ्वी करती है। आपको बता दूं कि नासा के अनुसार यह ग्रह एक छोटे से लाल तारे की परिक्रमा करता है और यही कारण है कि वातावरण में इस ग्रह के जीवन की संभावनाएं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आकाशगंगा में लाल बौने तारे बहुत ही आम हैं। खैर, आपको बता दूं कि निष्कर्षों को एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया गया है और अध्ययन के मुख्य लेखक अमेरिका के ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ता वेंडरबर्ग थे। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। खैर, दिस इज आवर अर्थ एंड ये लाल कलर का आपका केपलर 1649c है। आपको नासा के बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके संस्थापक ड्वाइट डी आइजनहोवर हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी एंड इसके जो प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जिम ब्रिडेनस्टाइन है। याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कई बार पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि हाल ही में व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किए गए भारतीय अमेरिकी सांसद का नाम क्या है? देवेंद्र जोशी, प्रवीण मेहता, रो खन्ना या रमेश चंद्र शुक्ला। भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेसी रो खन्ना को अमेरिका के घातक बीमारी से निपटने के लिए व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। 43 इयर्स खन्ना एकमात्र रो खन्ना उनका पूरा नाम है, भारतीय अमेरिकी विधायक हैं जिनका नाम व्हाइट हाउस के ओपनिंग अमेरिका अगेन कांग्रेसनल ग्रुप में रखा गया है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के सांसद और सीनेटर शामिल हैं। खन्ना सिलिकॉन वैली के केंद्र में स्थित कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल जिले का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं और यह उनका दूसरा कार्यकाल है। आपको बता दूं कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले रो खन्ना ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, सांता क्लारा विश्वविद्यालय में कानून और सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में अमेरिकी न्यायशास्त्र पढ़ाया है। उन्होंने वकील के रूप में भी काम किया है। ये हैं आपके रो खन्ना, तो इनको आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। देन आपका आज का आखिरी प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि विश्व यकृत दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यह तीसरा सबसे बड़ा अंग है और हमारे शरीर के पाचन तंत्र का प्रमुख खिलाड़ी है। ऊपर दिए गए जो आपका ऑप्शंस हैं या दोनों पॉइंट है उनमें से आपको सही आंसर बताना है कि केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, या ना तो एक है और ना तो दो है। खैर, आपसे बोला जा रहा है कि मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है कि 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। देन आपका बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के
अनुसार यकृत रोग भारत में मृत्यु के 10वें सबसे सामान्य कारणों में से एक है। अगर मैं लीवर के बारे में बताऊं तो जिगर यानी कि लीवर मानव शरीर में अद्वितीय अंग है और पुनर्जनन की विशेष क्षमता रखता है, यानी कि जिस तरीके से छिपकली की पूंछ एक बार कटने के बाद दोबारा से जनन हो जाता है उसका, ठीक उसी तरीके से लीवर का भी सिस्टम है। यह दूसरा सबसे बड़ा अंग है और हमारे शरीर के पाचन तंत्र का प्रमुख खिलाड़ी है। तो आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यह तीसरा सबसे बड़ा अंग है। नहीं भाई, ये दूसरा सबसे बड़ा अंग है, तो आप इसको सही कर सकते हो। देन हम जो कुछ भी उपभोग करते हैं वह जिगर से होकर गुजरता है। यह संक्रमण से लड़ता है, विषाक्त पदार्थों को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, प्रोटीन बनाता है और पाचन में मदद करने के लिए पित्त को भी क्या करता है, छोड़ता है। यह देखा गया है कि उत्थान की क्षमता के कारण 75% यकृत को बिना किसी अप्रिय परिणाम के सुरक्षित भी रूप से हटाया जा सकता है। इसलिए जिगर की देखभाल करने के लिए किसी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और प्रोटीन, अनाज, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां और वसा का संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। आई थिंक कि ये जो था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और आपने काफ़ी चीज़ों को समझा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके लिए ये, जितना भी मैं आप लोगों को बताती हूँ डेली टू डेली बेसिस, और जब मैं नहीं बताती हूँ तो आपका पूरे वीक का समरी एक मिलता है। आप उससे निश्चिंत रहा करिए कि मैम आज आप नहीं आई थी, आप आई थी। जैसे ही जैसे हमारे पास करंट अवेलेबल होता रहता है, जो इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो हम डिस्कस करने के लिए आपके साथ में आ जाते हैं। और होपफुली कोविड के इस दौर में सबको मिल करके रहना है, मतलब सबको सेपरेटेड रहना है, बट सबको सरकार की बातों को मानते हुए आगे बढ़ना है। एंड इसी होप के साथ में अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय।